वेलकम टू एनएम क्लासेस। प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी। अभी 2 दिन में क्लास नहीं दे पाया, 2-3 दिन, तो उसके लिए मुझे खेद है। जैसे ही मुझे समय मिल जाता है मैं आपको क्लास देने के लिए तत्पर आ जाता हूँ। और जैसा कि आप लोग मालूम है कि कोरोना बहुत बुरी तरह इस समय फैल रहा है, तो आप सभी लोग घरों में रहिए। और बस एक ही मेरी आपसे आग्रह है कि पढ़ते रहिए आप अपने अच्छे से, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं अच्छे से तब तक बेटा चयन मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ते रहो। जो पूछना है, जितने भी डाउट्स हैं, कोई पूछता ही नहीं है यार, पता नहीं क्या भाई। देखो, एग्ज़ाम निकालना एक आसान बात नहीं है आज के समय। सही कह रहे हैं, अपना इतना अनुभव है कि जब तक आप डट के पढ़ोगे नहीं। मैंने क्या बताया था आपको, 8 घंटे तो आप अपने स्टडी के लिए निकालें। मिनिमम 6 आवर तो बेटा आप निकाल लें। भाई 8 घंटे चलो नहीं हो पा रहा, और मामले क्यों नहीं हो पा रहा मैं तो समझ में नहीं आता आप लोगों के लिए। इस समय वैसे भी चलो माना कि कोविड का समय टाइम है, लेकिन आप लोग तो घरों में रह के करते क्या पढ़ो भाई। 6 घंटे 8 घंटे जो स्टूडेंट, जो भी अभ्यर्थी है पढ़ रहा है, तो उसका पेपर निकलना 99% निश्चित होगा। 1% बहुत अलग है, उसका छोटा मोटा कभी कभी कहते हैं ना कि एक लग भी होता है, बहुत अलग है, साथ ना दे। लेकिन इसलिए मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप लोग शायद उतनी सीरियसली इसको ले नहीं रहे हैं, क्योंकि आपकी ना कोई डाउट्स आते हैं मेरा इस पे जो चैनल है अपना एनएम क्लासेस, ना कोई डाउट्स आता है, ना कोई क्वेरी आती है, ना क्वेश्चन आता है, ना कोई ये आता है कि सर हमारे ये समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या। पढ़ो भाई, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। देखो ये कंपटीशन है, और कंपटीशन निकालने के लिए लगन और मेहनत की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की। तो चोल शासकों पे हम लोग इस समय आ गए थे। मैंने आपको थोड़ा सा चोलों के बारे में बताया भी था, तो उसमें क्या मैंने बताया था लास्ट क्लास में, चोल शासकों का जो क्षेत्र था वो कोरोमंडल या चोलामंडल कहा जाता था। ठीक है, और इनका जो क्षेत्र था प्रिय छात्रों, वो उत्तर पूर्वी थोड़ा क्षेत्र में, और नीचे देखेंगे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में देखते हैं कि जो पेन्नेर नदी है जो कि आंध्र प्रदेश में, और नीचे देखेंगे मदुरई से थोड़ा ऊपर वेलर नदी, उनके मध्य का जो क्षेत्र था वो चोलों के शासन का क्षेत्र था। ठीक है, और इनके पास कुशल नौसेना थी, जिससे इसलिए इनका जो व्यापार था, कपास का व्यापार बड़ा फेमस था। इनका व्यापार, कांचीपुरम की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध रही हैं, है ना। तो उनका जो व्यापार होता था के छात्रों, वो चीन, स्वर्णद्वीप, जावा, सुमात्रा, तो दक्षिण एशियाई देशों में और श्रीलंका में भी अच्छा खासा व्यापार था। ठीक है, और इनके एक शासक रहे थे एलारा, जिन्होंने श्रीलंका पर क्या किया है, 50 वर्षों तक लगभग शासन भी किया था। ठीक है, अब देखते हैं जो उनके प्रमुख शासक रहे हैं, करिकाल। तो करिकाल, आपने बाहुबली जो फिल्म है उसका सेकंड पार्ट जो आपने देखा ही होगा, ऐसे शायद बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने बाहुबली फिल्म ना देखी हो। तो उसमें सेकंड पार्ट में आपने देखा होगा, जब भल्लाल देव का राज्याभिषेक होता है, तो उसका उनका जो रियल नेम है, एक्टर का बड़ा अच्छा एक्टर है वो, दुग्गुमती नाम है शायद उनका। तो उनका राज्याभिषेक जब हो रहा होता है, तब उस समय जब महेंद्र बाहुबली जब आते हैं, तो क्या कहते हैं, राजा करिकाल, तो करिकाल का उन्होंने जिक्र वहाँ किया है, जो कि दक्षिण भारत के चोल शासक थे। ठीक है, किसने किया है, बाहुबली ने। ठीक है, और उसके बाद वहाँ जो शासक थे भल्लाल देव, उन्होंने एक पदवी ली है महाराज धराज की। उन्होंने कहा मैं महाराज धराज
के नाम से मैं अपने आपको मतलब वशीभूत करता हूँ, मैं भल्लाल थे। ठीक है, तो महाराज राज जो उस समय उपाधि ली थी वो गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने ली थी। तो बेटा कुछ फिल्म में साक्ष्य दिए गए हैं जो कि थोड़े सत्य हैं, लेकिन स्टोरी उसकी टोटल फिक्शन है, काल्पनिक है। ठीक है, आते हैं अपने करिकाल पे। तो करिकाल जो थे प्रिय छात्रों, वो चोल शासकों में महानतम शासक थे। ठीक है, और उनकी सबसे बड़ी जो खोज थी, बंदरगाह जो उन्होंने बनाया था पोहार, तो पोहार जो बंदरगाह था इसका आधुनिक नाम क्या है? कावेरी पट्टनम। तो कावेरी पट्टनम जो है वो उन्हीं की देन है, करिकाल की। और ये भी कहा जाता है कि जो बांध था कावेरी या पट्टनम, यह भारत का सबसे पुराना बांध है जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है और राजा करिकाल के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कि वेन्दिक युद्ध में उन्होंने पांड्यों और चेरों को युद्ध में हरा दिया था या पराजित कर दिया था। ठीक है, और उसमें जो चेर शासक थे जिनके पीठ पर घाव हो गया था और वे घावित थे बहुत बुरी तरह से, तो उनकी जो छात्रों मृत्यु हुई है वो वट्टा किरुतल। तो इसका अर्थ क्या होता है? वट्टा किरुतल का अर्थ होता है अनुष्ठानिक उपवास। उन्होंने अंतिम समय पे अनुष्ठानिक उपवास किया और उसी से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और फिर आते हैं हम जो उनके दूसरे शासक थे, तोंडई इलानदिरियान। कौन से थे दूसरे शासक? तोंडई इलानदिरियान। तो इनका जो शासन रहा वो कांची के आसपास रहा, कांचीपुरम के आसपास इनका शासन रहा था। और कहा जाता है कि जो संगम ग्रंथ थे उनके स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है कि यह एक प्रतिभाशाली कवि रहे थे, तोंडई इलानदिरियान। ठीक है, और इन्होंने अपने कविताओं में बड़ा उल्लेखित किया है कि राजा का अपना व्यक्तिगत चरित्र अच्छा होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बड़ा जोर दिया है राजा के व्यक्तिगत चरित्र पर। और नलन गिल्ली व नेदुल गिल्ली जो कि बाद में चोल शासक के उत्तराधिकारी थे, इनके मध्य संघर्ष हुआ जिससे क्या हुआ? चोलों का पतन प्रारंभ हो गया। और चोलों का पतन इतना हो गया कि लगभग दूसरी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग चोलों का जो शासन रहा वो गैर मामूली सा रहा, मामूली सा रहा और गैर भूमिकावान रहा। ठीक है, मतलब बिल्कुल गायब से हो गए कि चोल शासक इतने बड़े और प्रतिभाशाली महत्वाकांक्षी जो शासक रहे थे वो एकदम से बिल्कुल गायब से हो गए। ठीक है, अब आते हैं प्रिय छात्रों चेर शासकों, बहुत महत्वपूर्ण है। चोल, चेर, पांड्य, इनमें से बेटा प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, चेर शासकों पे आते हैं। चेरों का जो शासन, जो व्यापार रहा वो रोमनों के साथ व्यापार था, जिससे उनका राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी बड़ी समृद्धशाली थी। ठीक है, बहुत समृद्ध थी उनकी अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि रोमनों के साथ उनका व्यापार था और ज्यादातर जो उनका व्यापार था वो सोने का था। आपने मतलब वहां से जो प्राप्त होता है, जो सोने और चांदी के सिक्के जो प्राप्त होते हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि वहाँ व्यापार जो था वो लगभग रोमनों के साथ ही था। ठीक है, देखते हैं आगे। इन्होंने चेर शासकों ने मुजीरी और मुचीसी, तो ये मुजीरी है और एक मुचीसी है। मुजीरी और मुचीसी में 2 सैन्य दल बनवाए थे जिसे रेजिमेंट भी बोलते हैं या कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक रोमन के बड़ा प्रतिष्ठित राजा थे जिनका नाम था ऑगस्टस, उनका मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। इतना उन्हें सम्मान देते थे रोमन शासकों को। और
उसके बाद हम देखते हैं चेरों के पूरे शासन में कि प्रथम ज्ञात जो चेर शासक हैं, जो प्रथम शासक दिखते हैं, जिनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है, वो कौन से शासक थे? वह थे उदयनजीरल। तो पहले ज्ञात चेर शासक प्रश्न आए तो इसका उत्तर क्या होगा? उदयनजीरल जो थे वह प्रथम ज्ञात चेर शासक थे। ठीक है प्रिय छात्रों, अब आते हैं नेदुनजीरल आदन। नेदुनजीरल आदन जो थे वो चेर शासकों में बड़ा महानतम शासक थे। इन्होंने 7 सत्तासीन राजाओं को पराजित किया था। ठीक है, और इन्होंने नेदुनजीरल आदन ने अधिराजा की पदवी भी धारण की है। ठीक है, और देखते हैं इनके बारे में। यवन व्यापारियों को इन्होंने बंदी बना लिया था। मतलब बड़ा साहसी वीर शासक थे ये नेदुनजीरल आदन, और इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु हुई है नेदुनजीरल आदन की, वो चोल शासकों के बीच में, मतलब चोल शासकों से जब उनका संघर्ष हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो उसी समय के दौरान चोल जो शासक था उसकी भी, और जो चेर शासक थे नेदुनजीरल आदन, इन दोनों की भी मृत्यु उसी संघर्ष के दौरान हो गई थी। ठीक है, और फिर उनके जो छोटे भाई थे कुट्टुवन, उसने क्या किया? गुस्से में आके कुट्टुवन ने कोमू पर हमला कर दिया और वहां का क्षेत्र जीत लिया और कोमू पर जीत हासिल की। अब आते हैं नेदुनजीरल आदन के जो पुत्र थे सेन गुट्टुवन। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से प्रश्न आता है। और यही मैंने अब तक इसमें देखा कि चेर शासकों में जितने शासक रहे हैं उनमें ये बहुत वीर शासक थे। सेन गुट्टुवन, इन्होंने उत्तर भारत तक आके, मतलब वो उत्तर भारत तक आए थे ये, और वहां तक आके युद्ध भी किया और जीते भी हैं। बड़ा वीर शासक थे ये सेन गुट्टुवन। इसमें से बड़ा प्रश्न आता ही आता है, देखते हैं इसके बारे में। तो ये कौन थे? नेदुनजीरल आदन के पुत्र थे, और इनको ये प्रश्न आ चुका है कि इनमें से ऐसे कौन से शासक हैं जिनको लाल चेर या अच्छे चेर की संज्ञा दी गई है? तो इसका उत्तर सिर्फ एक ही है, सेन गुट्टुवन। सेन गुट्टुवन जो थे जिनको लाल चेर या अच्छे चेर की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, और ये कहाँ से जानकारी हमें मिलती है? यही एक ऐसे अकेले शासक हैं जिनका जिक्र सिलप्पादिकर्यम में हुआ है। क्या था भाई? ये आपको याद होगा, मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ इसके बारे में। सिलप्पादिकर्म जो था वो संगम काल का एक ग्रंथ था जिसमें कोवलन और उसकी बीबी कनक्की और उसकी प्रेमिका जो गणका थी माधवी, उनके बीच में प्रेम कहानी है। उनके बीच में जो प्रेम संबंध था उनकी बहुत बृहद स्तर पर कहानी का एक संग्रह है सिलप्पादिकर्म। ठीक है, थोड़ा ऐसे नाम होते हैं तमिल नेम थोड़ा। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या जिक्र है इनके बारे में। कि जो नंदन की भूमि है, ठीक है, नंदन की जो भूमि है वहां पर व्यालूर नाम के एक शासक थे, उसके खिलाफ इन्होंने विरोध किया। ठीक है, और विजय प्राप्ति की और कोबू देश के कोदुकर किले पर कब्जा किया, और इसका वहां से प्राप्त, इसके वहां से साक्ष्य प्राप्त होते हैं सिलप्पादिकर्म से। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या किया इन्होंने। तो जब इनका मतलब वो इतना दावेदारी थी कि चोल दावेदारों में एक का इन्होंने समर्थन भी किया था, मतलब उनसे मित्रता बहुत अच्छी थी, और 9 दावेदारों को इन्होंने मार डाला था। ठीक है, और उत्तर पर आक्रमण भी किया। क्यों किया उत्तर भारत पर आक्रमण? कि कनक्की जो थी, जो कि सिलप्पादिकर्म की जो ग्रंथ है उसकी नायिका है, उसे वो शुद्धता की देवी के रूप में उन्होंने संदर्भित किया है। तो कनक्की की मूर्ति बनवाने के लिए वहां से उत्तर भारत से क्या लेने गए थे? वो
पत्थर, एक विशाल का पत्थर को लेने गए थे और उसे प्राप्त करने के लिए एक आर्य सामंत से भी युद्ध हुआ है और उस आर्य सामंत को इन्होंने युद्ध में पराजित किया और उस युद्ध में जीतने के बाद गंगा को पार किया। मतलब गंगा कहाँ बह रही है? उत्तर भारत में। इससे सिद्ध होता है कि सेम गुप्तवान उत्तर भारत में भी आए थे और गंगा को पार किया। ये प्रश्न आ चुका है कि इनमें से ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने गंगा को पार किया और वहां उस गंगा में स्नान भी किया था। ठीक है, देखते हैं कि जब पत्थर उन्हें वो प्राप्त हो गया, जब आर्य सामंत को उन्होंने युद्ध में उसमें बिल्कुल हरा दिया और जब पत्थर उन्हें प्राप्त हो गया तो उसके बाद वो उस पत्थर को अपने देश में लाने के लिए, लाने से पहले भी उन्होंने क्या किया था? गंगा में स्नान किया था और उस पवित्र गंगा में स्नान करने के बाद वह अपने राज्य में वापस आए। ठीक है, और तब तक मैं आपको थोड़ा समय दे देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, मैं साइड से जाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अभी आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा मैटर आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके। इसलिए मैं साइड से बार बार बोर्ड से हट जाता हूं कि आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लें। बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी मैटर मैंने इसमें लिखा है बड़ा संक्षिप्त रूप में लिखा है और इसमें से ही प्रश्न आपको मिलेंगे। 99% ये संभावना रहेगी कि इसमें से आपको प्रश्न उत्तरी छात्रों मिलेंगे। ठीक है, तो अगले जो शासक हैं, जो इनके आखिरी शासक भी कहे जाते हैं, उनका नाम है, देखिए, उदक्कू इलंजीरल इरमपोरे। क्या नाम है? उदक्कू इलंजीरल इरमपोरे। ठीक है, ये कौन थे? अंतिम चेर शासक थे और 8वीं शताब्दी तक देखते हैं कि इनका जो चेरों का जो शासन था 8वीं शताब्दी तक बिल्कुल अज्ञात भाव में रहा, जैसे चोलों का रहा। ठीक है, और चेर सत्ता का पतन हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रमुख और शासक आए अंदीरन परी जैसे शासकों की प्रशंसा संगम ग्रंथों में मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी अर्थव्यवस्था, संगम युग की अर्थव्यवस्था कैसी महत्वपूर्ण है बेटा। तो 5 तीन आइस क्या होते थे? कुछ क्षेत्र होते थे। देखते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र होते थे। इसमें जो क्षेत्र थे पर्यावरण क्षेत्रों में वो बटे हुए थे, जिसमें पहला क्षेत्र था कुरिंजी। कुरिंजी कैसा क्षेत्र था? हिल स्टेशन टाइप का क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र था। ठीक है, और दूसरा क्षेत्र था पलाई। ठीक है, ये कैसा क्षेत्र था प्रिय छात्रों? शुष्क क्षेत्र था। तो उसके बाद क्षेत्र था मुल्लई, ये ग्रामीण क्षेत्र था। उसके बाद मरुदम, ये आर्द्र भूमि का क्षेत्र था। 5वां जो क्षेत्र था वो प्रिय छात्रों नेतल था। ठीक है, अब देखते हैं इन क्षेत्रों में क्या क्या व्यवसाय होते थे और वहां से क्या क्या प्राप्त होता था और कैसे वहां से अर्थव्यवस्था मजबूत होती थी। ठीक है, देखते हैं। तो कुरिंजी में क्या होता था भाई? वो पहाड़ी क्षेत्र था। ठीक है, तो वहां पर 2 ही काम होते थे, शिकार होता था और शिकार से जो प्राप्त होता था उसका संग्रहण होता था। ठीक है, शिकार और वहां से संग्रहण होता था। फिर दूसरा क्षेत्र है पलाई। पलाई में क्या होता था? वहां पर, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि वो एक शुष्क क्षेत्र था, तो शुष्क क्षेत्र होने की वजह से वहां पर उत्पादन नहीं होता था और वहां सिर्फ आक्रमण से और लूट से ही जो माल वहां से मिलता था उसी के आधार पर वो लोग
जीते थे। ठीक है, और तीसरा जो क्षेत्र था मुल्लई, मुल्लई क्या मैंने बताया था ये छात्रों आपको, ग्रामीण क्षेत्र था। तो वहां पर क्या होता था, पशु पालन होता था। ठीक है, और फिर अगला क्षेत्र है मरुदम, मरुदम आर्द्र क्षेत्र था, जहां पर क्या होती थी, खेती होती थी और हल से खेती होती थी। ठीक है, फिर पांचवा क्षेत्र क्या था, नेतल, नेतल में क्या होता था भाई, समुद्री क्षेत्र था। ठीक है, तो वहां से तो क्या होता था, मत्स्य पालन, ठीक है, और नमक का भी उत्पादन होता था। और वहां की जो प्रमुख अनाज था संगम काल का, वह था ये छात्रों चावल। चावल जो था वो संगम अर्थव्यवस्था की प्रमुख कृषि थी, फसल थी। ठीक है, और वस्तु विनिमय के आधार पर ही वस्तुओं का मतलब वस्तु विनिमय जो था वो एक तरीके से वस्तुओं का आदान प्रदान का माध्यम था। ठीक है, और करिकाल जो थे राजा, उनको कावेरी बांध बनाने के लिए, उन्हें कावेरी बांध बनाने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है, और इसको भारत का सबसे पुराना बांध कहा भी जाता है। ठीक है, रोमनों के साथ एक्चुअली क्या था, संगम जो अर्थव्यवस्था थी, उनका जो संगम काल के शासक थे, उनका क्या था, व्यापार था। और इंडो रोमन व्यापार का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता बेटा, ये जो एक तरीके से प्रश्न आ सकता है और आ भी चुका है। तो क्या इसमें पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये एक तरीके से मतलब बुक है, इसमें क्या इसका नाम है पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसको किसने लिखा है वह आज तक ज्ञात नहीं हो पाया, और इसके लेखक नहीं मालूम है कौन थे। ठीक है, और ये प्रश्न भी आता है कि पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक कौन थे, तो इसका एक ही उत्तर होगा गुमनाम लेखक। इसके कोई राइटर आज तक मालूम नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, और यह जो बुक थी वह पहली शताब्दी के आसपास लिखी गई थी। और दूसरी बुक जो है प्राकृतिक इतिहास, जो कि रोम के शासक जो प्लिनी थे उन्होंने इसे लिखा है, और इसमें भी रोम का भारत के साथ व्यापार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और रोम भारत का जो ज्यादातर जो उल्लेख है वो स्वर्ण व्यापार का उल्लेख था। भारत से क्या ज्यादातर होता था, निर्यात, यवन प्रिया मतलब काली मिर्च, वस्त्र, हीरे, कार्नेलियम, गोमेद, ये सब चीजें भारत से निर्यात होती थी। और वहां से क्या मिलता था भारत को, रोमन से सोना और चांदी। इतना सोना और चांदी निर्यात होता था रोमन से कि रोमन में भी सोने चांदी की समस्या आ गई थी। तभी इसमें ये उल्लेख है प्राकृतिक इतिहास में कि प्लिनी के जो उसमें बुक है उनकी, कि रोमन भी स्वर्ण विहीन होने लगा था। ठीक है, तो भारत का जो एक तरीके से निर्यात जो है रोम के लिए, वह क्या क्या थे, मसाले, काली मिर्च या यवन प्रिया या इत्र, और हाथी दांत वस्त्र, खासकर मसलिन के जो वस्त्र होते थे वो यहाँ से भारत से निर्यात होते थे। हीरा, कार्नेलियम, गोमेद, फिरोजा, नीलम, मोती, नील, चंदन और लौह स्टील के छुरी कांटे, क्योंकि भारत से बृहद स्तर पर निर्यात होते थे। ठीक है, और जो आयात वस्तुएं होती थी वो बेटा हम देख लेते हैं, बिठा लेता हूँ इसको मैं। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ तक तो लिख ही लिया होगा। ठीक है, आयात क्या क्या होता था भारत में, आयात था सोना चांदी। ठीक है, रोम से ये धातुएं आयात होती थी भारत में। ठीक है,
दक्षिण भारत में अगर हम देखेंगे तो अरिकामेडु ये बेटा एक तरीके से बंदरगाह भी था। अभी मैं आपको बताऊंगा पूर्वी बंदरगाह, पश्चिमी बंदरगाह, ये प्रश्न इसमें आते हैं कि इनमें से कौन सा पूर्वी बंदरगाह नहीं है। नहीं वाले आजकल बहुत आते हैं प्रश्न, ठीक है। तो अरिकामेडु से क्या क्या हुआ है भाई प्राप्त, वहां मदिरा के 2 हत्थे वाले कलश प्राप्त हुए हैं। मतलब रोमन से मदिरा भी आयात होती थी भारत के लिए, और 2 हत्थे इस टाइप के होते थे, जैसे ये है कलश, ये 2 हत्थे वाले टाइप का ये जो है ये कलश प्राप्त हुआ है। रोमन क्षेत्र, रोमन से जो निर्यात होता था भारत के लिए, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, अरिकामेडु, ठीक है। ये बेटा इंपॉर्टेंट है वो। पश्चिमी व्यापारी उपमहाद्वीप में टिन, लेड, मूंगा, गुलाम लड़कियों को भी लेकर आए। मतलब वहां से पश्चिमी भारत, मतलब पश्चिमी क्षेत्र से देखेंगे तो लेड, मूंगा, टिन का भी क्या है एक तरीके से आयात होता था भारत में, ठीक है। 45 ईस्वी के आसपास क्या हुआ, बड़ा एक बहुत बड़ी खोज हुई 45 ईस्वी में, जो कि एक कौन थे, यूनानी नाविक, यूनानी नाविक थे परीक्षार्थी। उनका नाम क्या था, हिप्पाडस। इंपॉर्टेंट है ये, लिख लेना इसको कहीं। यूनानी नाविक थे हिप्पाडस। इन्होंने मानसून की खोज की थी। जैसे ही मानसून की खोज हुई, मानसून की खोज की इन्होंने, हिप्पाडस ने, और ये यूनानी नाविक थे, ठीक है। इससे क्या हुआ, फिर समुद्री जो व्यापार था वो बढ़ गया हुआ ज्यादा। उन्हें ये ज्ञात हो गया कि हमें किस समय किस मौसम में भारत में आना है और किस मौसम में वहां से सामान लेकर वापस जाना है। तो ये इसका मतलब बहुत बड़ा लाभ मिला, ठीक है। अब देखते हैं पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह थे। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी तट पर बंदरगाह, इसमें है पहला भरूच। उस समय इसका नाम था भरू कच्छ। कहां पर है ये, आज भारत में, गुजरात में, ठीक है। सुपारा, कल्याण, ठीक है। एक और था मुजीरिस, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, और यहां से क्या होता था, इन बंदरगाहों की मदद से जहाज रेड सी के रास्ते से, मतलब लाल सागर के रास्ते से, लाल सागर के रास्ते से, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में सुएज नहर बहती नहीं बहती है, क्यों, पढ़ो ज्योग्राफी जरूर। ज्योग्राफी अगर हिस्ट्री के बाद कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जीएस में तो ज्योग्राफी, जो वाइड है, मतलब जो थोड़ा इनका सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, एक हिस्ट्री का और एक ज्योग्राफी का। उसके बाद सिलेबस इतना ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। पूर्वी तट के अब हम देखते हैं बंदरगाह। पूर्वी तट के बंदरगाह कौन कौन से थे भाई, देख लेते हैं। तमरालिप्ति, ये तो पूछ चुका है, तमरालिप्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तमरालिप्ति कहां पर था ये भाई, और आज भी है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। दूसरा है अरिकामेडु, इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। यहां से क्या प्राप्त हुआ था, 2 हत्थे वाले कलश, मदिरा के 2 हत्थे वाले कलश प्राप्त हुए हैं। कहां से,
अरिकामेलू कहाँ पर था ये? तमिलनाडु। ठीक है ये छात्रों, मुचीरी। ठीक है, यहां से क्या होता था प्रिय छात्रों, चेरो का बंदरगाह से सोने से लदे जहाज यहाँ पर रोमन से जो निर्यात होते थे भारत के लिए, वो यहाँ पर उतरते थे। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या जाता था? यवन प्रिया। यवन प्रिया क्या थी भी, ये पूछ सकता है और आ भी चुका है बहुत बार। पता नहीं मतलब कितने जो हुए एग्जाम, चाहे वो यूपीएसआई का हो, वीडियो का हो, यूपीपीएससी का हो, पूछ चुका है कई बार यवन प्रिया क्या थी। ठीक है, काली मिर्च। ठीक है, क्या होती थी? यहाँ से निर्यात होती थी। पांड्यों की जो राजधानी थी मदुरई, वो क्यों प्रसिद्ध थी? क्योंकि वहां से उत्कृष्ट वस्त्र और हाथी दांत का भारत से क्या होता था प्रिय छात्रों, रोम के लिए निर्यात होता था। ठीक है, और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में क्या होता था? तमिलनाडु के जिले में तिरुनेलवेली जिले से क्या हुआ है? जिले में कोरकई मोतियों के लिए प्रसिद्ध था भाई। ये कोरकई मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, तमिलनाडु का तिरुनेलवेली। ठीक है, और चोलों की जो राजधानी थी उरैयूर, वो किसके लिए प्रसिद्ध थी? इसका वो कपास के व्यापार के लिए तो बड़ी प्रसिद्ध थी। और दूसरी बात, ये प्रश्न में आ चुका है कि चोलों की जो राजधानी थी उरैयूर, ये क्या थी? चोलों की राजधानी। बता भी चुका हूँ घर में आपको लास्ट क्लास में। यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर किले, घर देखने को यहाँ पर मिलते थे। कहा जाता है कि चोलों में अगर कोई एक नगर जो देखने में बड़ा खूबसूरत सा था, आकर्षण था, जहाँ पर बहुत ज्यादा, वो था उरैयूर, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर क्या वो मिलती है? इमारतें, उत्कृष्ट इमारतें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और ये वहाँ का एक शानदार नगर था। क्या? कौन सा? उरैयूर। ठीक है, और इनका एक प्रमुख बंदरगाह भी था कावेरी पट्टनम, जो कि राजा कलिकाल ने बनवाया था। कावेरी पट्टनम बंदरगाह था। चोलों का। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। और इसके बाद में जो सामाजिक ढांचा है संगम काल का महत्वपूर्ण कुछ शब्दावलियां है, व्यापार और नगर क्षेत्र है। उसके बाद यही आपका चोलों का जो पाठ्यक्रम है, जो चोलों का जो मतलब संगम काल का वो चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम आएंगे महत्वपूर्ण इसके बाद जो चैप्टर है, इसमें सब प्रश्न काफ़ी आते हैं, गुप्त काल और वाकाटक। उसके बाद ही हमारा प्राचीन भारत का जो पाठ्यक्रम है वो आपके एग्जाम के अनुसार वो पूर्ण हो जाएगा। ठीक है प्रिय छात्रों, और गर्मी बहुत है आज, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एनएम क्लासेस को। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप बेझिझक पूछिए, क्वारी आपकी जो भी है वो एनएम क्लासेस का जो कमेंट सेक्शन है उसमें पूछिए आप। और हमारा जो चैनल है वो हमारी जो आईडी है, जैसे फेसबुक पे आईडी होती है वैसे ही प्रिय छात्रों की आईडी हमारी इंस्टाग्राम पे KU.LDEEP2629 पर क्वेरी जो भी है आप उस पर पूछिए। और चाहे वो हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, ज्योग्राफी की हो, या फिर
इकोनॉमी की हो। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछिए और मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको जरूर जरूर उसका उत्तर भी दूं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएम क्लासेस, कीप वॉचिंग एनएम क्लासेस। नमस्कार प्रिय छात्रों।